हम लोग कल पढ़े थे कि हिस्ट्री के बारे में हमने बताया था कि हिस्ट्री का फादर कौन है, हिस्ट्री उनकी बुक का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी। हिस्ट्री को 3 कालखंडों में डिवाइड किया जाता है: प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करें तो पढ़ना लिखना दोनों जानता था। प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को रखते हैं, क्योंकि पाषाण काल में सबसे पहले इंसान जो था वो पत्थरों के औजार और हथियार का यूज़ करता था, और उन पत्थरों और औजारों के हथियार से उन्होंने सबसे पहले आग की खोज की। तो ये भी पूछा जाता है पुरा पाषाण काल में आग की खोज कब हुई थी, तो पुरा पाषाण काल। अगर वो डायरेक्ट पूछा जाएगा तो पाषाण काल आप लोग लगाएंगे। फिर पाषाण काल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल बोला जाता है। इतनी चीज़ें हमने बताई थी। फिर उसके बाद में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यानी सिंधु सभ्यता हमने आपको बता रहे थे कि सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया। तो हमने बताया था कि मैसेज से याद रखिएगा, चार्ल्स मैसन ने दिया। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दिया था। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें हमने बताई थी कि मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया। कल की क्लास में ये सारी चीज़ें हो गई थी। मैसेज चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन ने दिया। ठीक। अगर हम बात करें कि सर्वेक्षण किसने किया, ऑब्जर्वेशन, सर्वेक्षण किसने किया था, तो कनिंघम ने किया था। कनिंघम ने किया था। कनिंघम को याद रखिएगा एक पॉइंट कि विश्व में पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है और भारत में पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है। तो विश्व में पुरातात्विक की जनक की अगर बात करेगा तो और भारत में पुरातात्विक का जनक तो कनिंघम को माना जाता है। भारत में पुरातात्विक के जनक, पुरातात्विक, पुरातात्विक का मतलब होता है आर्कियोलॉजी। भारत में पुरातात्विक के जनक किसे कहते हैं? कनिंघम को। विश्व में पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है? विश्व में पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है? देखें, एक होता है भारत में हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि भारत के पुरातात्विक की जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, वो कहाँ, उसका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव ह्यूमन म्यूजियम, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसका पूरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी ह्यूमन म्यूजियम। ह्यूमन म्यूजियम, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी। विश्व में पुरातात्विक के जनक किसे माना जाता है? आप ये बताएंगे विश्व में पुरातात्विक के जनक किसे माना जाता है। ये हम अभी गैप कर रहे हैं, आप इसका आप लिखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो विश्व में पुरातात्विक के जनक, ये तो हो जाएगा, कनिंघम भारत के हो गए। ठीक है। इनको रॉबर्ट ब्रूस, कौन है? रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस को माना जाता है विश्व में पुरातात्विक के जनक। अगर हम बात करें कि विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है, जैसे भारत का हमने आपको बताया तो वैसे विश्व का भी होगा। संग्रहालय ये कहाँ पे है? तो कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन ये कहाँ पे है? तो डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। विश्व में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? तो कोपेनहेगन में है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता रहे थे इन्हें फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, यानी ये आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं या जियोलॉजिस्ट भी हैं, कौन? रॉबर्ट ब्रूस। और उसके बाद संग्रहालय कहाँ पे? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है।
सर्वेक्षण हम बताए थे कि सिंधु सभ्यता का किसने किया था, कनिंघम ने किया था। नाम किसने दिया था, नाम का किसने दिया, जॉन मार्क। खुदाई का नाम कर, खुदाई किसने करवाई थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ। उसके बाद हमने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, क्या बताया था, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था। तो हड़प्पा में हम आपको ये भी बताए थे, हड़प्पा सभ्यता में हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो 1922 में। मोहनजोदड़ो या जुदाड़ो, दोनों भी बोल सकते हैं, इसमें 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ठीक, अब कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ तक हमने बताया था मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया गया, पुरोहित आवास, पुरोहित जी अपने घर से निकल के कहाँ गए, स्नान करने के लिए, यानी स्नानागार पाया गया। फिर वो खाना खाने के लिए गया, अन्नागार पाया गया। फिर सूती वस्त्र धारण किए पहने, यानी सूती वस्त्र पाया गया। और उसके बाद में चौड़ी सड़कें, घर से निकले तो चौड़ी सड़कें मिली। चौड़ी सड़कों के बाद में वो कहाँ गए, पशुपतिनाथ जी के मंदिर। फिर वहाँ पे पशुपतिनाथ जी हो और नृत्य ना हो तो नर्तकी की मूर्ति पाई गई, और नर्तकी की मूर्ति और सभागार, सभा भी लगा हुआ था। एक चीज़ याद रखिएगा, उसमें हमने लिखा था घोड़े की हड्डियाँ पाई गई थी और एक सींग वाले जानवर पाए गए थे। आज हम कुछ आपको बताएंगे इसके आगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चन्होदड़ों के बारे में। क्या पढ़ेंगे, चन्होदड़ों के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। चन्होदड़ों में हमने बताया कि चन्होदड़ों की जो खोज है वो गोपाल मजूमदार ने किया था। किसने किया था, 1936 में किया गया तकरीबन, गोपाल मजूमदार ने किया था। तो चन्होदड़ों को कैसे याद रखेंगे कि चन्होदड़ों जो है, फीमेल से रिलेटेड जितने भी सामान हैं सब कहाँ पाए जाएंगे, तो चन्होदड़ों में पाए जाएंगे। जैसे आपके सामने लिखा गया है, काजल है, लिपस्टिक है, गुड़िया है, मनका है, सुई और धागा, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सुई और धागा, ये भी पाया गया था। महिलाओं से संबंधित जितने भी सामान हैं सब कहाँ पाए गए हैं, चन्होदड़ों में। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान कहाँ पाया गया, तो चन्होदड़ों में पाया गया। ये भी पूछा गया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान यानी पंजे पाए गए हैं, वो इससे साबित होता है। ठीक है, शिकार इससे शिकारी मतलब साबित होता है। तो चन्होदड़ों में ये भी चीज़ है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अलंकृत ईंटें पाई गई हैं। अलंकृत ईंटों का मतलब क्या होता है, डिजाइंड ब्रिक्स। अभी भी जो ईंटें आ रही हैं उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन होता है, अपनी अपनी कंपनियों के सब लोग नाम लिखे रहते हैं। तो ये है अलंकृत ईंटें पाई गई हैं, कहाँ से, चन्होदड़ों से। फिर है लिपस्टिक। देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना दिया था। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से अधर राज कहाँ पाया जाता है। अधर राज किसे कहा जाता है, जो होठों पे राज करता है। अधर का मतलब होता है, अधर होठ बोला जाता है उसे। अधर राज या अर्धराज भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे, लिपस्टिक होता है। ठीक है, चन्होदड़ों में ये क्वेश्चन आया था, इंग्लिश वाले तो कर ले गए थे लेकिन हिंदी वाले बच्चे फंस गए थे इसमें, क्योंकि अधर राज क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, अधर राज का मतलब लिपस्टिक होता है। तो ये कहाँ पाया गया, चन्होदड़ों में। तो चन्होदड़ों से याद हो जाएगा सारी चीज़ें। ये चीज़ें हमने पहले लिख ली हैं कि आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी हो। फिर उसके बाद में चन्होदड़ों के बाद में आप लोग देखें, इसमें बनावली, एक एक पॉइंट है। बनावली जो है वो हरियाणा में है। किस नदी के किनारे है, रंगोई नदी के किनारे है। कहाँ पे है ये, हरियाणा। बनावली जो है वो हरियाणा में है। किस नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे। इसकी खोज किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने किया था इसकी खोज। ठीक है, सुरकोटदा, ये क्या लिखा है, सुरकोटदा कहाँ पे है, गुजरात में। घोड़े की नाल पाई गई है और युगल शवाधान पाया गया। युगल शवाधान का मतलब होता है दो लाशों को एक साथ दफनाया जाए, दो लाशों को दफनाया गया। ठीक है, दफनाने का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दो लाशों को दफनाने का कार्यक्रम। तो ये है, दो लाशों को एक साथ दफनाने का कार्यक्रम कहां पे पाया गया है, तो सुरकोटदा में। रंगपुर से आपको मिली है भूसी, ये भी कहां पे है, गुजरात में है।
रंगपुर, सुरकोटदा, लोथल। लोथल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि लोथल क्या है, गोदीवाड़ा है जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, सी पोर्ट कहते हैं। फिर आएगा कालीबंगा, रंगपुर से याद रखिएगा क्या मिला है, धान की भूसी पाई गई है रंगपुर से। कालीबंगा, हम यहाँ पे बता रहे थे कि कालीबंगा मतलब काली चूड़ी, बंगा का मतलब क्या होता है, चूड़ी होता है। तो काली बीबी अगर चूड़ी मांगे तो एके थापड़ बीबी लाल, एक ही थापड़ में बीबी को क्या कर दीजिए, लाल कर दीजिए। तो एके थापड़ ने डिस्कवर किया था किसका, कालीबंगा का, और बीबी लाल, इन दोनों ने मिलकर कालीबंगा का डिस्कवर किया था। तो इसलिए इसको कहा जाता है एके थापड़ बीबी लाल। ये कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। कहाँ पे, हरियाणा में है। यहाँ से काली चूड़ी पाई गई है, हवन कुंड के सामान पाए गए हैं, यज्ञ के सामान पाए गए, और इम्पॉर्टेंट है जुता हुआ खेत, यानी जोता हुआ खेत पाया गया है। पहले से वहाँ पे दिखा गया था कि वहाँ पे कृषि वगैरह की जाती थी। और हमने बताया भी है आपको पुरा पाषाण काल में कि सबसे पहले कृषि कब की गई, मध्य पाषाण काल में। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से या व्यवस्थित ढंग से कृषि कब की गई, तो मेहरगढ़ में की गई थी। गेहूं और जौ की खेती थी जो सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच में स्थित थी। और ये पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो पाकिस्तान में है। जुता हुआ खेत पाया गया। इतनी चीज़ें आपको मतलब याद हो गया होगा, आपने कंठस्थ कर लिया होगा। आगे देखते हैं, हमने बताया लोथल के बारे में। लोथल जो है ये क्या है, एक गोदीवाड़ा है, एक बंदरगाह है जो कहाँ पे है, गुजरात में पाया गया। गुजरात का हमने मैप आपको बना के बताया कि गुजरात में ये है सुरकोटदा। क्या है, सुरकोटदा, ये सुरकोटदा है। सुरकोटदा के बाद में है रंगपुर। रंगपुर से क्या पाई गई है, भूसी पाई गई, धान की भूसी। रंगपुर से धान की भूसी पाई गई है। लोथल जो है ये गोदीवाड़ा, इसी के बारे में हमने लिखा है ऊपर कि लोथल एक गोदीवाड़ा है। ये पूछा गया है कई बार कि किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है लोथल। और ये गोदीवाड़ा है जिसे हम सी पोर्ट या बंदरगाह कहते हैं। यहाँ से व्यापार के भी संकेत मिलते हैं। कहाँ से, फारस की मोहरों से। फारस में या ईरान में पाई गई है मोहरें, कहाँ की, लोथल की, और वहाँ की मोहरें लोथल में पाई गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोथल जो है उसका विदेशी व्यापार। हाँ, लोथल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि जो सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें लोथल, इससे पहले हमने चीज़ें पढ़ी। क्या क्या पढ़ी है, बनावली कहाँ पे है, रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका डिस्कवर किया था 1936 में, लेकिन इसको मतलब सन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सुरकोटदा है, सुरकोटदा ये कहाँ पे, गुजरात में है, जहाँ से घोड़े की नाल या घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। युगल समाधान पाए गए हैं। युगल समाधान का मतलब एक साथ दो लाशों को दफनाने का तरीका। फिर उसके बाद में है रंगपुर से क्या मिली है, भूसी मिली है, धान की भूसी। रंगपुर भी कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है। ये चीज़ें हम बताए थे आपको। गुजरात के यानी लोथल के बारे में बता रहे थे। लोथल से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। इसे लोथल को गोदीवाड़ा कहा जाता था, यानी सी पोर्ट कहा जाता था। फिर है यानी व्यापार के लिए फेमस था। यहाँ के जो दरवाजे थे वो रोड की तरफ यानी सामने की तरफ, सड़कों की तरफ खुलते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे कि दरवाजे जो थे वो सड़कों की तरफ खुलते थे। इसका रीज़न, इससे ये भी पता चलता है कि दरवाजे जो हैं, दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। इसका ये रीजन है कि यहां से व्यापार का संकेत मिलता है, सड़कों की तरफ खुलते थे। ठीक है, व्यापार का संकेत मिलता है इससे। और हमने बताया भी कि व्यापार जो है वो फारस की मोहरें पाई गई हैं, ईरान की मोहरें पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि ये इसका व्यापार फारस तक था। तो लोथल हमने देख लिया, सुरकोटदा देख लिया। यहाँ पे आपको मिल जाएगा धौलावीरा। जैसे ये हमने मैप बनाया है तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, यहाँ पे है धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। और अगर कहा जाए भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे धौलावीरा में हमने आपको बताया था कि गुजरात और पाकिस्तान ये दोनों में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, धौलावीरा और राखीगढ़ी। धौलावीरा से क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो हम लोग लगाएंगे धौलावीरा। जबकि राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है, भारत का सबसे बड़ा स्थल। हमने बताया जो धौलावीरा है वो पाकिस्तान और भारत
दोनों में था, इसलिए उसे सिंधु सभ्यता का कहा जाता है। क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी, हमने बताया था आपको, सिंधु सभ्यता का विकास का टर्म भी हमने आपको दिखाया था और मैप के जरिए भी हमने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का जो है वो विकास, मैप के जरिए भी हमने आपको बताया था। ये चीजें फिर से आप रिवाइज कर लेंगे एक बार। ठीक है, ये भारत सिंधु सभ्यता के बारे में हमने चीज़ें आपको बताई थी कि कहाँ पे क्या चीज़ें सिचुएटेड है। पहले तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक तो ये धौलावीरा यहाँ पे है, लेकिन हम आपको सिंधु सभ्यता की एरिया बता रहे हैं। यहाँ से एक है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी, तो सिंधु नदी, और कहाँ जाकर गिरती है, तो अरब सागर में। सिंधु सभ्यता के किनारे जो विकसित हुआ था इस तरीके से, उसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें। फिर ऊपर हमने बताया था ये चीजें कहाँ पे कौन से मिली, तो जम्मू कश्मीर में एक जगह मिला है जिसका नाम क्या है, मांडा, जम्मू कश्मीर में है मांडा। फिर उसके बाद आलमगीरपुर या मथुरा के पास में आपको मिलेगा आलमगीरपुर, और महाराष्ट्र में आपको मिलेगा दैमाबाद, और उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको सुरकोटदा। क्या मिलेगा, सुरकोटदा। तो ये सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ये भी हमने बताया था। फिर आगे बढ़ते हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियाँ क्या हो सकती हैं, विशेष चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता की अगर हम बात करें, या विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता की बात करें, तो नगरीय सभ्यता की बात करें तो कौन है, ये है सिंधु सभ्यता। जबकि विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता कहें या पहली सभ्यता कहें, उसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। नालियां यहाँ की ढकी हुई थी, सड़कें जो थी वो 90 डिग्री पे काटती थी, समकोण पर काटती थी। यहाँ के बाढ़ जो थे, वो पैमाने जो हुआ करते थे, नापने के जो नापतोल के पैमाने होते थे, वो 16 के गुणज में थे, या 16 था, 32 था, 48 था, 64। ठीक है, आकार कैसा था सिंधु सभ्यता का, तो त्रिभुजाकार था। ये चीजें हमने आपको पढ़ी। इसी तरह एक पंजाब में एक जगह खोजा गया जो रोपड़ था, तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, पंजाब में एक जगह खोजा गया रोपड़। रोपड़ ये कहां पे है, तो पंजाब में। ठीक है, पंजाब में ये रोपड़ है। ध्यान रखेंगे अलग अलग जगहों पे, हरियाणा में बहुत सारी चीज़ें खोजी गई, हमने बताया था। रंगोई बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ पे है, हरियाणा में है। गुजरात में सबसे ज़्यादा शहर जो खोजे गए हैं वो कहाँ पे हैं, तो गुजरात में खोजे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करना जरूरी। अब यहाँ पे हम देखें कि विश्व की पहली सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, क्या है, विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो कितने साल पहले विकसित हुई थी और कहाँ पे विकसित हुई थी, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। विश्व की पहली सभ्यता, विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सभ्यता ये कहाँ पे विकसित हुई है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कहाँ पे विकसित हुई है, आप बताएंगे। तो ये इराक में विकसित हुई है। कहाँ पे, इराक में, इराक में विकसित हुई है। और इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद है। इराक में कहाँ पे विकसित हुई है, तो दो नदियां हैं, दजला और फ्रात, जिसे यूफ्रेटस और टिग्रिस कहा जाता है। और कब ये विकसित हुई थी, तो 5000 ईसा पूर्व। कब, 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। जबकि सिंधु सभ्यता जो है वो 2500 ईसा पूर्व है। कितना है, 2500 ईसा पूर्व। ये सिंधु मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसमें आप 2 पॉइंट लिखेंगे, किन 2 नदियों के बीच में हुई थी। नदियां अगर आपसे पूछेगा,
यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी कौन कौन सी है? यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी, इसी को कहा जाता है दजला और फरात। दजला और फरात। दजला और फरात नदियों के बीच में विकसित हुई है कौन सी सभ्यता? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो याद रखेंगे, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 4 भागों में डिवाइड थी। एक था बेबीलोन की सभ्यता, एक था कैट्रिया की सभ्यता, एक था आसीरिया की सभ्यता, एक था सुमेरु की सभ्यता। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड थी? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ये कितने पार्ट में डिवाइड थी? तो 4 पार्ट में डिवाइड थी। इसके पहले पार्ट का नाम क्या है? बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन। दूसरा है बेबीलोन सिविलाइजेशन या बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। और दूसरा है कैट्रिया की सभ्यता। कैट्रिया की सभ्यता। तीसरा है आसीरिया की सभ्यता। और चौथा है सोमेरु की सभ्यता। सोमेरु की सभ्यता यानी सोमेरु की सभ्यता सिविलाइजेशन। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, जिसमें ये कहा जाता है कि जो पश्चिमी सुमेरु के लोग थे वही सिंधु सभ्यता में आए थे। इसलिए कहा जाता है एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 3 सभ्यताओं का विकास हुआ। मिस्र की सभ्यता, हांगहो नदी की सभ्यता, और यानी जिसे हम चीन की सभ्यता भी कहते हैं, और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सुमेरु की सभ्यता के पश्चिमी लोग के वेस्ट सुमेरियन कहा जाता है उन्हें, वेस्ट सुमेरियन। ठीक है, पश्चिमी सुमेरु के जो लोग थे वही सिंधु सभ्यता में आए थे, उन्हीं को इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु सभ्यता में कौन लोग आए थे? तो पश्चिमी सुमेरु के लोग आए थे। आप ध्यान रखेंगे, इन चारों पार्ट को याद रखेंगे। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, बेबीलोन की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता, आसीरिया की सभ्यता और सुमेरु की सभ्यता। ये 4 पार्ट जरूर याद रखिएगा। यहाँ से सिंधु सभ्यता के बारे में जो चीज़ें थी हमने बता दिया। उसके बाद आप देखेंगे हांगहो नदी की सभ्यता। एक है मिस्र की सभ्यता, दूसरा आप लिखेंगे मिस्र की सभ्यता। ये कहाँ पे है? तो मिस्र में, इजिप्ट में। मिस्र की सभ्यता ये कहाँ पे है? तो मिस्र में है, इजिप्ट में है। इसी को नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, नील नदी की सभ्यता या नाइल रिवर सिविलाइजेशन। ठीक, दूसरा आप लिखेंगे हांगहो नदी की सभ्यता। हांगहो, हांगहो नदी की सभ्यता। हांगहो नदी की सभ्यता, इसी को क्या कहा जाता है? हांगहो नदी की, ये कहाँ पे है? तो चीन में है। इसे चीन की सभ्यता भी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है पीली नदी की सभ्यता। क्या? पीली, येलो रिवर सिविलाइजेशन, पीली नदी सभ्यता। पीली नदी सभ्यता। ये 2 सभ्यता, दो हमने देखा, मिस्र की सभ्यता, हांगहो नदी की सभ्यता या चीन की सभ्यता। एक कौन सा है? तो अभी हमने बताया मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन तीनों सभ्यताओं को विकसित होने के कारण मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इन तीनों सभ्यताओं के विकास के कारण क्या कहा जाता है? एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। आप लिख लेंगे इसमें, एशिया को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया को सभ्यता का,
एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। हमने बताया था आपको अफ्रीका महाद्वीप में मानव सबसे पहले आया, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना, क्रेडल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन में आता है एशिया, और एशिया का सभ्यता हो गया। हमने बताया था क्रेडल ऑफ ह्यूमन बींग्स किसे कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है जी। ये जियोग्राफी का टॉपिक है, जियोग्राफी में सारी चीज़ें आपको मेंशन कराई जाती हैं। तो यहाँ ये चीज़ें हमने आपको बताया। अब यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे कंप्लीट होती है, और इसके बाद जो शुरू होगा वो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक? तो 2000 यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगर सिंधु सभ्यता का समय की अगर हम बात करें, समय, टाइम पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर टाइम की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 17 या 2250 कहीं कहीं पे लिखा रहता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। कितना है? 2250 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 बीसी तक। कहाँ तक? 1750 बीसी तक होता है ये, इसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय। ठीक, उसके बाद और पुरानी चीज़ें तो हमने आपको बता ही दी हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमारा शुरू होगा ऐतिहासिक काल। अभी तक हम लोग दो चीज़ें पढ़े हैं, आप लोग रिवाइंड करेंगे इसको। दो चीज़ें क्या क्या पढ़े हैं? एक हमने पढ़ा प्राक ऐतिहासिक काल, और दूसरा हमने पढ़ा है आद्य ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? तो प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमने बताई थी। प्राक ऐतिहासिक काल में किसको? पाषाण काल को। आद्य ऐतिहासिक काल में किसको पढ़ते हैं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और यहीं से हमारा शुरू हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। ऐतिहासिक काल को, यानी ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें, हमने ये भी बताया था, इसमें मानव पढ़ना और लिखना दोनों जानता है, पढ़ना भी जानता है और लिखना भी जानता है, पढ़ना और लिखना दोनों जानता है। इसमें किस किस को रखते हैं, किस किस काल को रखा जाता है? तो प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या मध्ययुगीन इतिहास। तीसरा हम लोग इसमें रखते हैं आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, और चौथा इसमें रखते हैं विश्व इतिहास, इसे नेहरू काल भी कहा जाता है। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास, और नेहरू काल, यानी ये चौथा है और ये पांचवा। ठीक है, नेहरू काल। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो देखो, प्राचीन इतिहास शुरू होने से पहले, प्राचीन इतिहास हम लोग वैदिक काल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वैदिक काल स्टार्ट होने से पहले हम लोग पढ़ेंगे वेदों के बारे में, वेदांग के बारे में। जब इतिहास को हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिक्कों और सिक्का, और दूसरा होता है अभिलेख। एक विदेशी यात्रा होता है, कौन कौन से ऐसे विदेशी मतलब लोग थे जो भारत में आए थे, उनके यात्रा साहित्य का नाम क्या था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में, अभिलेख के बारे में, विदेशी यात्रा के बारे में, उसके बाद धार्मिक चीज़ों के बारे में। तो धार्मिक में आएगा दो, एक गैर धार्मिक, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक आ जाएगा। गैर धार्मिक में हम लोग बौद्ध और जैन को पढ़ेंगे। फिर हमारा इसके बाद शुरू होगा वैदिक काल। तो देखें इसमें, ठीक है, इसके पहले हम वेदों के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, क्योंकि प्राय वेदों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, सिक्कों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिक्कों के बारे में, सबसे पहले सिक्कों के बारे में आप लोग नोट करेंगे। इसमें सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लिखेंगे ऐसे, सिक्का। पूछा जाता है किस काल में कौन से सिक्के चले? तो सिक्का यानी काइन, काइन। ठीक है, स्टडी, देखें हर चीज़ की एक ना एक स्टडी होती है। किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी होता है।
स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नुमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? नुमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन नुमिस्मेटिक कहलाता है। ध्यान रखेंगे ये अध्ययन है, सिक्कों का अध्ययन नुमिस्मेटिक कहलाता है। इसमें बहुत सारे बहुत तरीके के सिक्के पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चालू किया? सबसे पहले सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चालू किया? फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चालू किया? शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का किसने चालू किया? मयूर शैली सिक्का बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इसका चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी सिक्का पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हम लोग लिखना जरूरी है इसको। मयूर शैली सिक्का, मयूर शैली, मयूर शैली सिक्का, ठीक है। उसके बाद अब ये तीनों हम लोग मेंशन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। पहला है, आप देखेंगे सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चालू किया? तो यूनानी शासकों ने चालू किया था। यूनानी शासकों ने, ये क्वेश्चन आया है और इसको नोट कर लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने का सिक्का, क्वेश्चन आएगा शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चालू किया? तो कुषाण शासकों ने चालू किया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने चालू किया। मयूर शैली सिक्का किसने चालू किया था? तो बताइए, समुद्रगुप्त। मयूर शैली सिक्का किसने चालू किया? समुद्रगुप्त ने चालू किया, समुद्रगुप्त, ठीक। इसी प्रकार से चमड़े का सिक्का किसने चालू किया? शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। क्या था? दाम था, अशरफी था और रुपया था। रुपया, दाम, अशरफी और रुपया, तो ये अलग अलग है। सिंधु सभ्यता में कौन से सिक्के चलते थे? तो टेराकोटा। आप लिख लेंगे इसमें कि सिंधु सभ्यता के जो सिक्के थे वो कौन थे? टेराकोटा, मिट्टी के होते थे, टेराकोटा। सिंधु सभ्यता के सिक्के जो थे वो टेराकोटा है। हम बात करते हैं कि चांदी का सिक्का कब चलाया गया? तो चांदी, सबसे ज़्यादा चांदी का सिक्का गुप्त काल में चालू किया गया। सबसे ज़्यादा चांदी का सिक्का ये कहाँ चलाया गया? तो गुप्त काल में, गुप्त काल में चालू किया गया। मयूर शैली सिक्का भी हमने बता दिया है, गुप्त काल में ही हुआ है, ठीक है। इसके बाद चमड़े का सिक्का किसने चालू किया? चमड़े का सिक्का ये हुमायूं के शासनकाल में, ये जब हम पढ़ाएंगे आपको मुगल शासन, तब उसमें बताएंगे कि हुमायूं ने चालू किया था या किसी और ने। तो किसी और ने तो चालू ही किया था, लेकिन शासनकाल आपसे पूछे जाएगा तो हुमायूं आप लिखेंगे। जानते हैं जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या किया था? कन्नौज के युद्ध में 1540 के, जिसे कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध कहा जाता है, तो वहाँ पे शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जब खदेड़ा था, तो हुमायूं गंगा नदी में जाकर गिर गया था। शाम के टाइम था, उसको पता नहीं चला, तो उसको एक मल्लाह था जिसका नाम था सिहाबुद्दीन, वही सिहाबुद्दीन इसको बचाया था। किसको? शेरशाह सूरी को। और उसने जब ये वापस लौट कर आता है 15 साल के बाद, ठीक है, अपनी स्थगित जिंदगी जीने के बाद में जब वापस लौटता है शेरशाह के डेथ के बाद में, तब उसे एक दिन के लिए राजा बनाता है और वो एक बैठते ही गद्दी पे क्या कर देता है? सिक्के को चेंज कर देता है। तो ये आप याद रखेंगे, शासनकाल हुमायूं है, लेकिन चेंज किसने किया था? तो सिहाबुद्दीन। ये मल्लाह था और इसी ने ही चमड़े का सिक्का स्टार्ट किया था। शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। शेरशाह सूरी 3 प्रकार के सिक्के उस शेरशाह सूरी ने चलाया था। एक था दाम, एक था रुपया, एक था अशरफी। दाम, रुपया और अशरफी, ये तीनों अलग अलग थे। दाम जो होता था वो किसका होता था? तांबे का होता था। रुपया जो होता था वो चांदी का होता था। और अशरफी जो होता था वो सोने का होता था।
असरफी किसका होता था? तो सोने का। ये तीनों याद रखेंगे। और इसका जो रेशियो था 1:64 था, 1:64। यानी एक दाम कितने रुपए के बराबर है? 1 रुपया कितने दाम के बराबर है? तो 64 दाम के बराबर था। 1:64, ये याद रखिएगा। 1 रुपया कितने दाम के बराबर? ये रुपया और दाम का रेशियो है। ये क्वेश्चन आया है, रुपया और दाम का रेशियो कितना था? 1:64 था। ठीक। अकबर के समय में यही रेशियो चेंज हो जाता है, 1:40 हो जाता है। तो ये सिक्कों के बारे में। अब कुछ हम लोग देखते हैं विदेशी यात्राओं के बारे में। विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा साहित्य। हेडिंग लिख लेंगे, विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा साहित्य। विदेशी यात्रा एवं उनकी यात्रा साहित्य। देखें, विदेशी यात्रा और यात्रा साहित्य के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे विदेशी थे जो भारत पढ़ने के लिए आए या घूमने के लिए आए, ठीक है। और उन्होंने अपनी अपनी ग्रंथों में भारत के अलग अलग जगहों के बारे में, भारत के या भारत की स्थिति के बारे में, भारत के सिचुएशंस के बारे में उसने क्या क्या वर्णन किया, लिखा। तो जैसे हम लोग सबसे पहले हमने आपको एक पहली किताब बताई थी हिस्टोरिका। ये किसकी है? हेरोडोट्स की है। तो लिखेंगे हिस्टोरिका। यहाँ पे पहले हम लिख रहे हैं यात्रा साहित्य, ये किसकी है? हेरोडोट्स की है। हेरोडोट्स, इसको हेरोडोटस भी पढ़ते हैं, हेरोडोट्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्टोरिका। दूसरा हमने आपको बताया था नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल नेचुरल हिस्टोरिका, ये किसकी है? तो प्लिनी की है। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी है? तो प्लिनी की है। दोनों साथ में याद करते हुए चलेंगे आप लोग। पहला हमने बताया कि हिस्ट्री, ये विदेशी यात्री थे, ये उनका यात्रा साहित्य। फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है किन्हें? हेरोडोट्स को। ये लिख लेंगे आप, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। प्लिनी हो गया नेचुरल हिस्टोरिका। उसके बाद एक आता है जियोग्राफिका। जियोग्राफिका ये किसकी है? तो ये टॉलमी की है। जियोग्राफिका ये टॉलमी की है। टॉलमी, ठीक। ध्यान रखेंगे जियोग्राफिका किसकी है? टॉलमी की है। एक आएगा चीन की यात्रा किसकी है? चीन की यात्रा साहित्य में ये चीजें पूछता है, ध्यान रखिएगा। चीन की यात्रा किसकी है? तो ये है मार्को पोलो। मार्को पोलो, ठीक। चीन की यात्रा किसकी है? मार्को पोलो। इसके बाद आएंगे, एक है वेनसांग और एक है फाहियान। वेनसांग और फाहियान। वेनसांग और दूसरा है फाहियान। वेनसांग और फाहियान, ठीक। इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वेनसांग कब आया? हर्षवर्धन के दरबार में। ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने लिख दिया हर्षवर्धन के दरबार में। वेनसांग की एक किताब है जिसका नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। ये चाइना ही लैंग्वेज में है। सी यू की ये किसके है? तो वेनसांग का है। जबकि फाहियान की पुस्तक का नाम है फो यू की। ये आए थे, फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे, ठीक है, फाहियान। और इनकी किताब का नाम है फो क्यू की। फो क्यू की। तो ये किताबों का नाम है। कैसे याद करेंगे इसको आप देखेंगे। याद करने का तरीका, वेनसांग में देखो सा है तो याद रखेंगे हर्षवर्धन, और सा से याद रखेंगे सी यू की। वेनसांग
CO की, फाहियान फो क्यू की, फाहियान फो क्यू की। देखो जब हम बोले तो साथ में आप लोग भी बोलते रहिए, ठीक है। बोल चीज़ें क्या होती हैं, जब तक हमारे ज़बान, या ऐसा बहुत सारे लोग मन में पढ़ते हैं, अलग चीज़ है, ठीक है याद होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में जब तक ज़बान की आवाज़ कानों पर नहीं पड़ती है तब तक ब्रेन, ये हमने पहले ही बता दिया है कि इसे बेवकूफ़ बना कर रखें। इसे ये मत एहसास होने दीजिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हार्ड है, कठिन है, या नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कुछ नहीं समझता, ये सिर्फ और सिर्फ पिक्चर की भाषा को समझता है। जैसे कंप्यूटर 0 और 1 के बीच में समझता है, वैसे ये है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात को समझता है, पिक्चर की भाषा को समझता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है इसको नहीं पता है मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ कि केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ या संस्कृत पढ़ रहा हूँ या उर्दू पढ़ रहा हूँ, इसको कुछ नहीं पता है। इसको बस ये पता है कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ मैं पिक्चर फॉर्म में ही इसको रिलेट कर रहा हूँ। तो इसको चीज़ों को बोलिए, उस दिमाग में उसको चीज़ों को बैठाइए कि क्या चीज़ें कोरिलेट होती हैं। हमने पहले भी बताया कि चीज़ों को मैं फ़नी बना के पढ़ाता हूँ। फ़नी का मतलब क्रिएटिव, कुछ चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, वही चीज़ें याद हो जाती हैं। तो सा से हो जाएगा हर्षवर्धन और सा से हो जाएगा CU की, जबकि फाहियान फा से होता है फो क्यू की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, विक्रमादित्य जी ने कहा जाता है। फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्यू की। एक नाम और बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्ने बतूता, इब्न ए बतूता, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता ये किसके दरबार में आया था, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है, जिसे MBT कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पहले एक रफ आता था MBM करके, मेरा भारत महान, ठीक है। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ये कहाँ का, इब्ने बतूता रहने वाला कहाँ का था, ये 7000 किलोमीटर चलकर आया था घोड़े से, ठीक है। किससे आया था, घोड़े से चलकर 7000 किलोमीटर चलकर आया था। और ये कहाँ पे आया था, तो ध्यान रखेंगे ये मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को, मोरक्को का रहने वाला था। उसकी राजधानी है कैपिटल रबात। सारी राजधानी आपको एक एक ही क्लास में याद करवा सकते हैं, इस तरीके के हम लोग, हमारे पास क्रिएटिव चीज़ें हैं। मोरक्को का रबात, देखो यहीं की याद कैसे कि मोरक्को का मतलब मेरे को, और रबात का मतलब रब से बात करनी है, मेरे को रब से बात करनी है, मोरक्को रबात। 7000 किलोमीटर चलकर आया था घोड़े से। ये कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अब अच्छा ये भी पूछा जाता है कि फाहियान जो था, इसकी पुस्तक का नाम और वेनसांग, ये हर्षवर्धन के दरबार में वेनसांग आया था, इसे क्या कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित। और इसने अध्ययन और अध्यापन दोनों कहाँ पे किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किया था, याद रखिएगा। अध्ययन और अध्यापन दोनों इसने कहाँ पे किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन किया था। इब्ने बतूता हो गया। एक नाम और आता है, रहेला किसकी पुस्तक है या किसका यात्रा साहित्य, तो याद रखिएगा इब्ने बतूता की पुस्तक, हमने यहाँ पे मिस कर दिया। इब्ने बतूता, ये इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो रहेला, रेहला भी लिखा रहता है, रहेला भी लिखा रहता है, ठीक है। रेहला किसकी पुस्तक है, तो इब्ने बतूता की है। ये बुक है, ठीक है, पुस्तक है। और ये 7000 किलोमीटर चलकर आया था, मोरक्को का रहने वाला था, किसके दरबार में, इब्ने बतूता। क्योंकि हमें यात्रा साहित्य ये इंपॉर्टेंट है, यही देखना है कि किस में क्या चीज़ें मेंशन की गई थी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, एक है मतलाए शाहीन, मतलाए शाहीन, मतलाए शाहीन ये किसकी पुस्तक है, ये कब बताएंगे आप लोग। ये मतलाए शाहीन जो है ये किसकी पुस्तक है, जैसे इब्ने बतूता की है रेहला है, तो मतलाए शाहीन ये किसकी पुस्तक है, ये अब्दुल रज़्ज़ाक की है। किसकी है, अब्दुल रज़्ज़ाक। ये अब्दुल रज़्ज़ाक जो है ये कब आए थे, अब्दुल रज़्ज़ाक
यानी हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। तो वहाँ पे कहने का मतलब यह है कि कृष्ण देव राय के दरबार, जब कृष्ण देव राय का मतलब शासन काल चल रहा था, शासन काल, तो उसमें आए थे अब्दुल रज्जाक। उनके पुस्तक का नाम क्या है? मतलाए शाहीन। ठीक है, तो ये जरूर याद, मतलाए शाहीन याद हो गया, अब्दुल रज्जाक। एक है, एक यात्री हैं जिनका नाम है एक यात्रा साहित्य है भारतीय मानसून, या किताब भी कह लीजिए भारतीय मानसून। भारतीय मानसून के जनक हैं अल मसूदी। अल मसूदी, इन्होंने सबसे पहले भारतीय मानसून के बारे में किसने बताया था? तो अल मसूदी। सबसे पहले तो हिप्पालस ने बताया था, लेकिन वर्णन किसने किया था कि भारतीय मानसून पश्चिम से यानी उसकी दिशा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है, वो भारत के तट पे टकराती है, उसके बाद दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब किसने किया था? तो इन सारी चीज़ों का डिस्क्राइब करने वाले कौन है? तो अल मसूदी हैं, जिन्हें भारतीय मानसून का जनक कहा जाता है। और वैसे अगर पूछेगा भारत मानसून के बारे में सबसे पहले बताया किसने? तो हिप्पालस ने बताया था। ठीक है, तो भारतीय मानसून ये भी यात्रा साहित्य इनकी पुस्तक है, किसकी है? अल मसूदी की। तो हम लोग यात्रा साहित्य के बारे में देख लिए, एक बार रिवाइज करते हैं इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो सिक्कों के बारे में हमने पढ़ा था। देखें, विदेशी यात्रियों उनके यात्रा साहित्य के बारे में सबसे पहले हिस्टोरिका किसकी है? हेरोडोट्स की है, या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी है? प्लेनी की है। फिर आएगा जियोग्राफिका, ये किसकी है? टॉलमी की है। चीन की यात्रा किसकी है? मार्को पोलो की है। उसके बाद हमने पढ़ा हुएनसांग और फाहियान के बारे में। हुएनसांग जो था हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इस यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित कहा जाता है। इसने अध्ययन और अध्यापन यानी नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई भी की और पढ़ाया भी वहीं पे। फिर उसके बाद में इसके पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी पुस्तक है, बुक है सी यू की। ठीक है, फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे, इनके पुस्तक का नाम है फो क्यू की। क्या है? फो क्यू की। फाहियान के बारे में ये याद रखिएगा, इब्ने बतूता या मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। जब हम दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें बताएंगे। वो मोरक्को का रहने वाला था, 7,000 किलोमीटर चलकर आया था। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला या रहेला, दो भी जो मतलब जो भी आप में आएगा ऑप्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि मतलाए शाहीन किसकी है? अब्दुल रज़ाक की है। और भारतीय मानसून किसका है? अल मसूदी का है, जिसने सबसे पहले भारतीय मानसून के बारे में वर्णन किया। जबकि भारतीय मानसून के बारे में बताया किसने था? तो हिप्पालस ने बताया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था विदेशी यात्री के बारे में। अब हम लोग कुछ धार्मिक चीजों के बारे में, जैसे एक ग्रंथ है, जैसे हम आपसे पूछें कि त्रिपिटक क्या है। जब हम जैन धर्म पढ़ाएंगे तब भी आपको बताएंगे त्रिपिटक। बौद्ध धर्म एक त्रिपिटक आता है। त्रिपिटक में कौन कौन सा आता है? सुत पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो देखिए त्रिपिटक ये किसकी पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की पुस्तक है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। सुत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इंसाइक्लो बौद्ध धर्म को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है सुत पिटक को। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के एंट्री की चर्चा है, प्रवेश की चर्चा है। बौद्ध धर्म में अगर एंट्री लेना चाहते हैं, प्रवेश की चर्चा किसमें है? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दर्शन की चर्चा है, दार्शनिक विचारों की चर्चा है। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा किसमें है? तो अभिधम्म पिटक है। ये बौद्ध धर्म की त्रिपिटक। एक पुस्तक है जातक। जातक में महात्मा बुद्ध के
पूर्व जन्म की 200 कहानियों की चर्चा है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियों की चर्चा किसमें है? 200 कहानियों की चर्चा किसमें है? तो जातक में। ठीक है। अंगुतर निकाय, इसमें 16 महाजनपद की चर्चा, ये भी बौद्ध पुस्तक है अंगुतर। अभी हम सब सारी चीजें बौद्ध के बारे में ही बता रहे हैं, आप लिखना चाहेंगे बौद्ध धर्म की ये सारी पुस्तकें हैं। बुद्धिज्म बुक्स, बुद्धिज्म बुक्स। ठीक है, बौद्ध धर्म की अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय ये किसकी पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है और इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। अभी हम आगे महाजनपद के बारे में बताएंगे आपको। सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होगी। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि क्वेश्चन अगर आए तो पढ़ाया हुआ ना आए। ठीक है, अंगुतर निकाय 16 महाजनपद की चर्चा है, महाजनपद। ठीक है, उसके बाद ये जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियों की चर्चा है। तो ध्यान रखेंगे ये पिटक में, त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधम्म पिटक में किसकी? दार्शनिक महात्मा बुद्ध के दर्शन के विचारों को, दार्शनिक विचारों की चर्चा है। जातक जो ग्रंथ है उसमें महात्मा बुद्ध के 200 पूर्व जन्म की 200 कहानियों की चर्चा है। अंगुतर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। किसकी चर्चा है? 16 महाजनपद की चर्चा। ये बौद्ध धर्म के बारे में हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में शुरू होता है वेद के बारे में। क्या है? वेद। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बाबू, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको। वेद यानी वेदास। सबसे पहले तो वेद होते कितने हैं? तो वेद हैं 4। कितने हैं? 4 वेद होते हैं। चारों वेदों को आप लिखेंगे इसमें। वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। पहला हमने यहां पे आपको लिखा ऋग्वेद, सबको पता है ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। वेदास कितने होते हैं? 4 हैं वेदास। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन आपसे नॉर्मल नहीं पूछता है, आप ध्यान देंगे इसमें। उसमें आपसे पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से वेदात्रयी में नहीं आता है। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में वेदात्रयी में आते हैं। वेदात्रयी का मतलब होता है जिसमें 3 वेद आते हैं, वेदात्रयी। तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेदात्रयी में आते हैं, जबकि अथर्ववेद जो है वो वेदात्रयी में नहीं आता है। तो आप लोग लिख लेंगे कि ऋग्वेद को, यानी यहाँ तो अभी हम आपको नॉर्मल बता रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? तो मंत्रों की चर्चा है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? मंत्रों की चर्चा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? मंत्रों की चर्चा है किसमें? ऋग्वेद में। जैसे गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? तो ऋग्वेद में है। फिर आएगा हमारा सामवेद में किसकी? देखो सा से सामवेद, सा से संगीत, तो संगीत की चर्चा किसमें है? तो सामवेद में है। जैसे जो सात सा है, सा, रा, गा, मा, पा, धा, नी, ये संगीत की चर्चा सामवेद में। यजुर्वेद, देखो या से यजुर, आप जानते होंगे पहले लोग या को ज्या बोलते, तो युद्ध को युद्ध बोलते हैं, तो वैसे याद कर लेंगे आप। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है। किसकी? यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? तो युद्ध की चर्चा है। ठीक है, लड़ाइयों की चर्चा है। और अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण की चर्चा है। जादू टोना, वशीकरण, किसी को अपने बस में कर लेना, क्या कहलाता है? वशीकरण।
जादू टोना और वशीकरण की चर्चा किसमें है? तो अथर्ववेद में है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदात्रयी में कितने वेद आते हैं? तो वेदात्रयी में 3 वेद आते हैं। वेदात्रयी में कितने वेद आते हैं? 3 वेद। वेदात्रयी, वेदात्रयी में 3 वेद कौन कौन से हैं? तो पहला आप लिख लेंगे, पहला ऊपर यहां लिख देते हैं ऋग्वेद, उसके बाद हम लिख लेते हैं सामवेद, फिर है यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये वेदात्रयी में आते हैं और इन्हीं को आरण्यक भी कहा जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं आप ऐसे लिखेंगे, इन्हीं वेदों को क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक का मतलब होता है, देखो अरण्य मतलब होता है जंगल, यानी वेदों को तो किसी ने लिखा नहीं है, वेदों को संकलन किया गया है, वेदों को इकट्ठा किया गया है। तो संकलन कर्ता आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? संकलन कर्ता। तो वेदों के संकलन कर्ता कौन है? संकलन कर्ता, संकलन कर्ता यानी स्टोर किसने किया था? गेदर किसने किया था? आप ये ध्यान रखेंगे संकलन कर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने संकलन किया था। कहाँ पे? जंगल में। तो कहा जाता है कि आरण्यक में कितने आते हैं? अरे जंगल की पर्यायवाची क्या है? अरण्य, वन, विपिन, कानन, जंगल, अटवी। तो अरण्य का मतलब जंगल, आरण्यक का मतलब जो जंगल में जो चीजें हुई, तो जंगल में जो इकट्ठा की गई है वो तीनों वेद यही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों को आरण्यक भी कहा जाता है, इन्हीं तीनों को वेदात्रयी भी कहा जाता है। ठीक है। और संकलन करता कौन है? तो कृष्ण देवपायन वेद व्यास हैं। ठीक है। संकलन करता कौन है? कृष्ण देवपायन वेद व्यास। अब ये भी पूछा जाएगा कौन नहीं है, तो अथर्ववेद जो है वो आरण्यक में नहीं आता है। अथर्ववेद ये आरण्यक में या वेदात्रयी में नहीं आता है। आरण्यक और वेदात्रयी में, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, वेदात्रयी में नहीं आता है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, वेदात्रयी में नहीं आता है। ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे वेदों के बारे में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। वेद में वेद के ज्ञाता कौन होते हैं? वेदों के ज्ञाता। ठीक है। यहाँ पे आप वेद लिख लेंगे, ऋग्वेद। अभी तक हम लोग एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है पढ़ते हुए चलेंगे साथ में। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद के ज्ञाता को कहते हैं, यहां पे लिख लेंगे ज्ञाता, यानी जानने वाले को ज्ञाता। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? होत्री। यजुर्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। ठीक है। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? उदगाथा। उदगाथा। सामवेद के ज्ञाता को उदगाथा कहा जाता है और यजुर्वेद को अधर्यु कहा जाता है। अधर्यु याद हो जाएगा सब, आप परेशान मत होइए। और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता। ठीक। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, 4 याद रखिएगा। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं, सामवेद के ज्ञाता को उदगाथा कहते हैं, यजुर्वेद को अधर्यु कहते हैं, अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। कैसे याद करेंगे? देखिए ऋग्वेद तो याद कर लीजिएगा, होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में मंत्रों की चर्चा है, गायत्री मंत्र की चर्चा है, 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्तियां हैं इसमें और 10,028 यानी 10,528 क्या है श्लोक हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। सामवेद की चर्चा, सामवेद की ज्ञाता को उदगाथा कहा जाता है। देखो गाथा मतलब गाने वाला, तो सामवेद में संगीत की चर्चा है और संगीत क्या होता है? गाया जाता है। तो उदगाथा से याद रखिए। अधर्यु, देखो यजुर्वेद अधर्यु कैसे याद? यजुर और अधर ये दोनों आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, थोड़ा सा राइमिंग वर्ड मिल रहा है। तो यजुर और अधर्यु, या लास्ट में यजुर
अधर्यु। अथर्ववेद को ब्रह्मा, ये डायरेक्ट याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखें कि ऋग्वेद के ज्ञाता कौन होते हैं। हर एक वेद का अपना अपना उपवेद है, ठीक है। हर एक वेद का अपना अपना उपवेद है और उस उपवेद के भी क्या है, ज्ञाता हैं। तो उतना डिटेल में आप नहीं जाएंगे, इतना आप पढ़ेंगे। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, होत्री। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे कहते हैं आयुर्वेद। सामवेद के उपवेद को क्या कहते हैं, गंधर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद को कहते हैं विश्वामित्र। और उसके बाद अथर्वेद, गंधर्वेद कहते हैं। उसके बाद अथर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, उनके मतलब जो हैं क्या बोलते हैं, ज्ञाता को क्या बोला जाता है, विश्वामित्र बोला जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद याद करें, उसका होत्री। अब इसमें हमने बता दिया कि किसमें किस चीज़ की चर्चा है, ठीक है। अब वेदों को समझने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, तो वेदांगों की ज़रूरत होगी। वेदांगों को समझने के लिए पुराणों की ज़रूरत होगी। पुराणों को समझने के लिए उपनिषद की ज़रूरत होगी। उपनिषद क्या होता है, एक बार यही क्वेश्चन पूछा था कि उपनिषद क्या होता है, तो गुरु के समीप यानी टीचर के पास बैठकर एजुकेशन लेना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। उपनिषद से 2-3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं कि उससे आना ही आना है। जैसे सत्यमेव जयते की चर्चा किस में है, तो मुंडकोपनिषद में है। जालोपनिषद होता है, कठोपनिषद होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या 118 है, जिसमें अलग अलग हम आपको पढ़ाएंगे, 2-3-4 उपनिषद के बारे में बताएंगे, इसमें किस चीज़ की चर्चा है, इस तरीके से। तो आगे हम अगले क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग याद करते आएंगे। मैं पढ़ाने के पहले सारी चीज़ें रिवाइज़ कराता हूँ, तो रिवाइज़ भी करेंगे इस सारी चीज़ों को। आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और ठीक है, आज हमने किन चीज़ों को पढ़ा है और ये चीज़ें हम रिवाइज करते चलेंगे साथ में। देखें, हमने यहीं से शुरू किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले भी चीज़ें बता चुके थे, यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है। दयाराम साहनी ने इसका डिस्कवर किया था, किसका, 1921 में, हड़प्पा सभ्यता का, यानी हड़प्पा का डिस्कवर हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो को किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो, ये सारी चीज़ें लिखा चुके हैं, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो से मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़े हैं कि मैसेज किसने दिया था सिंधु सभ्यता के बारे में, चार्ल्स मैसन ने दिया था। सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। भारत के पुरातात्विक का जनक कहा जाता है कनिंघम को। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में स्थित है। और अगर विश्व में पूछा जाएगा तो कोपेनहेगन में है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। रॉबर्ट ब्रुश जो है वो वहाँ के, रॉबर्ट ब्रुश को पुरातत्वविद या जियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। अगला हमने पढ़ाया आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बता ही चुके हैं। फिर हमने बताया आपको कि चन्होदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था, तो गोपाल मजूमदार ने इसके किया था। फीमेल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सब कहाँ से प्राप्त हुआ, तो चन्होदड़ो से। काजल, लिपस्टिक, गुड़िया, मनका, महिलाओं से संबंधित जितने भी सामान होते हैं। बिल्ली का, ये इंपॉर्टेंट है, हमने टिक भी किया आपको। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान पाया गया। अलंकृत ईंटें पाई गई हैं चन्होदड़ो से। लिपस्टिक, एक बार क्वेश्चन पूछा था, अधराज क्या मतलब कहाँ पे पाया जाता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अधराज का मतलब जो होठों पे राज करने वाला, जिसे लिपस्टिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला मतलब हमने बताया था बनावली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में है, जिसकी यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। सुरकोटदा जो है, ये अगर ये नहीं याद रहेगा तब भी कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं याद रहेगा तब भी कोई वो नहीं है, क्योंकि वो उतना नहीं पूछता है। सुरकोटदा गुजरात में घोड़े की नाल मिले। युगल समाधान मिला। रंगपुर से भूसी मिली है। युगल समाधान हमने लिख दिया, 2 लाशों को साथ दफनाया जाता है, दफनाने का जो कार्यक्रम पाया गया। कालीबंगा हरियाणा में है, जहाँ से काली चूड़ी, जुता हुआ खेत, ठीक है, ये पाया गया था। और हवन कुंड के सामान पाए गए हैं। यज्ञ और जुता हुआ खेत पाया गया है, ठीक। काली चूड़ी हमने बताया था, इसका डिस्कवर किसने, A.K. थापड़ बीबी लाल। तो उसको ट्रिक से भी बताए थे कि काली चूड़ी, काली बीबी चूड़ी मांगे, A.K. थापड़ बीबी लाल। तो उसके बाद लोथल बताया, भोगवा नदी के किनारे इंपॉर्टेंट है। ये गोदीवाड़ा कहा जाता है, इसे व्यापार के लिए फेमस है। फारस की मोहरें पाई गई, दरवाजे सामने की ओर खुलते थे। ये जगह है, मैप को दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे आप लोग। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जबकि भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। अगला हमने आपको ये भारत मैप बनाकर हमने आपको सारी चीज़ें बताई। फिर सिंधु सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता है, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है,
ठीक है। या अगर विश्व की पहली सभ्यता पूछेगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हमने बताई। रोपड़ पंजाब में विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में है। कहाँ पे? तो इराक में है। इराक की राजधानी बगदाद है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में 4 तरीके हैं, 4 पार्ट होते हैं। बेबीलोन की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और सुमेरियों की सभ्यता। पश्चिमी सुमेरियन लोग जो थे वही सिंधु सभ्यता में आए थे। सभ्यता का पालना कहा जाता है इन तीनों को, नील नदी की सभ्यता है और इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता या कहा जाता है उसे, या हांगहो नदी की सभ्यता, चीन की सभ्यता। समय हमने आपको बता दिया। आगे हमने आपको पढ़ा है ऐतिहासिक काल में ये सारी चीज़ें। सिक्कों का अध्ययन आज हमने पढ़ा है। फिर इसके बाद में हमने सिंधु सभ्यता के सिक्कों के बारे में बताया, गुप्त काल के सिक्के बताए, पर्ण होता है चांदी। मौर्य काल में पर्ण सिक्के चलते थे। मौर्य काल में भी आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लें, क्योंकि आगे पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें आती भी जाएंगी। मौर्य काल में पर्ण चलता था, पंचमार्क चलता था, आहत, ये 3 प्रकार के सिक्के चलते थे किसमें? मौर्य काल में। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।